थे, जिनके पुस्तकालय इतने बड़े थे कि सारी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए लालायित होकर के यहाँ आते थे। वो भी किसी किसी गुरु का ही कमाल था। तो इसका मतलब गुरु की शक्ति बहुत अपरंपार होती है। अगर राम कभी गुरु नहीं होते तो राम तैयार नहीं होता, राम को तैयार करने में उसका गुरु नहीं। अगर चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त तैयार नहीं हो सकता। तो वास्तव में अगर देश की हर समस्या का मुकाबला करने की ताकत किसी में है तो वो इस गुरु में है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। अब यहाँ सबको विचार करना पड़ेगा कि मेरा नाम तो गुरु है, पर मेरे में गुरु की क्वालिटी भी होनी चाहिए। केवल और केवल तनख्वाह प्राप्त करके परिवार पालना ये गुरु का उद्देश्य नहीं हो सकता। गुरु का उद्देश्य तो बहुत बड़ा महान है, और गुरु की दृष्टि में क्लासरूम में कभी गरीब अमीर नहीं दिखता है, कोई सुंदर और बदसूरत अंतर नहीं आता है। वो क्वालिटी को उससे प्रेम करता है और प्यार करता है, उसके आधार पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो वास्तव में जिस प्रकार का आपने प्रयत्न किया, और मोदी जी जो है ना बार बार इस नई एजुकेशन पॉलिसी, तो उनका डालने का पीछे ये था कि हमारा बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी में हर प्रकार के इतना फिट होकर के जाए कि जहां भी जाए वहां अपनी वो जगह बना दे। आज हमारे सामने इतने वर्षों के बाद भी रोजगार एक इतनी चुनौतीपूर्ण है कि आप केवल बच्चे का दोष निकालते हुए ऐसा करता है क्या करेगा। आपने कोई उसको दिशा ही नहीं दी कि उसमें कुछ क्षमता है। सब की सब नौकरी चाहते हैं ताकि कम काम ज्यादा पैसा, मतलब दिमाग में ही भर दिया कि जिस जगह भी काम करेंगे उस काम का उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी बहुत बड़े जहाज को बनाने का काम करता है ना, तो वो कीली ठोकने वाला भी उतना ही परफेक्ट होता है, जो उसको जहाज को कभी नष्ट नहीं होने देता है। ये उसकी खासियत होती है, तब जाकर के देश बनता है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस दृष्टि से हम सब लोग विचार कर रहे हैं, और हमने स्किल को भी शिक्षा के साथ जोड़ा है। और मैं तो जब भी बच्चा था, ये जो खेल का मैदान है ना, आपने जिन प्रशिक्षक को सम्मानित किया उन लोगों को कोई सम्मानित करता नहीं कभी। पर मैं सोचता हूँ कि स्कूल के अंदर अगर डिसिप्लिन बनाना है तो बच्चे को खेल के मैदान में उतारना। बाकी और कोई डिसिप्लिन नहीं सिखा सकेगा, खेल का मैदान डिसिप्लिन सिखा देगा। न जात आड़े आती है, न पैसे आड़े आते हैं, न नहीं, उसकी योग्यता ही आड़े आती है, और देखने वाली सारी जनता उसको प्यार करती है उसकी स्किल के कारण से। तो वास्तव में अगर समाज में समानता लानी है तो खेल के मैदान को उतना ही मजबूत करो। डिसिप्लिन लाना है देश में तो खेल के मैदान से आएगा। संस्कार बनेंगे तो खेल के मैदान से बनेंगे। ये जो विद्यालय की चार दीवारी में केवल और केवल क्लासरूम टीचिंग से पढ़ा लिखा आदमी तो तैयार हो सकता है, पर वो सभी फील्ड में ठीक होगा, उसके लिए उसकी स्कूल की अदर एक्टिविटीज के साथ उस बच्चे को जोड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति को भगवान कुछ न कुछ काबिलियत देता है ना। जो अंधा बालक होता है ना, कई बार आप सोचते ये तो अंधा क्या है, पर आजकल वो आईएएस में टॉप कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्षमता तो है। केवल और केवल उसको निखारने वाला कारीगर चाहिए जो उसको सही दिशा दे करके आगे बढ़ा दे। यही काम हमारे शिक्षक का है, जो सब में सम्मानित कार्य है। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में इस व्यवसाय में जो लोग भी लगे हुए हैं, मैं सोचता हूँ कि हमारा जो इंडेक्स प्रगति का है, 2014 में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 से 81 पोजीशन पे था, और इस साल 2025 में भारत इस इंडेक्स की दृष्टि से 39 पर पहुंचा है। ये देश के लिए बहुत सम्मानी बात है, और इसके करने वाले कौन है? ये शिक्षा फील्ड से जुड़े हुए सब लोग। उसके कारण से हमारी रैंकिंग जो है ना इतनी अच्छी एक तरह से तैयार हुआ है। आपने देखा होगा पेटेंट की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 31% की वृद्धि हुई है। ये कितना सुखद है। मैं सोचता हूं कि इस समय 2023 में ये अपना जो इनोवेशन वाला ये जो है पेटेंट वाला, वो 83,000 पेटेंट है ना लगभग पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी है। तो मैं सोचता हूं कि विभिन्न प्रकार की जितनी भी आपने देखा होगा कि पेटेंट आवेदन शुल्क जो पहले
जितना लिया जाता था उसका 80% कम करके हर विद्यालय हर बालक को उसके जोड़ने के लिए एक रास्ता दिया है, ताकि वो कम से कम में भी उसमें अपना हिस्सा जो है वो दे सके। मैं सोचता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट था आजादी से लेकर के 2013 तक केवल 79,600 रुपीज था। अभी केवल और केवल इन वर्षों की प्रोग्रेस के कारण से आज एजुकेशन पर 1,25,000 करोड़ से भी अधिक का खर्चा होकर के बजट को जिस तरह से बढ़ाया है, इसका मतलब देश की इस आवश्यकता को समझ करके मैं सोचता हूँ विभिन्न प्रकार के तरीके निकाले हैं, कई प्रकार के सहयोग भी करते हैं, बच्चों को तराशने के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप निकालते हैं, हायर एजुकेशन में जाने के लिए बच्चों को सब प्रकार का लर्निंग से कैसे जोड़ा जाए, इस तरह से हर दृष्टि से डेवलप करने का जो है प्रयास किया है। अब मैं सोचता हूं कि हम जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी इसलिए कि हम जो मंच पे बैठे हैं ना और जो सामने फ्रंट कुर्सियां पे बैठे हैं, ये सब जो जिस योग्यता को लेकर आए ना, मैं हर जगह कहता हूं वो केवल और केवल अपने माता पिता के कारण से नहीं आए, इसकी देश की गरीब जनता के खून पसीने के टैक्स के पैसे दे जो शिक्षण संस्थाएं बनी है जिसमें आप और मैं पढ़ करके यहाँ तक आया हूँ, उस अपना टैक्स देने वाला भी हमारा आधार है, हम उसके कर्जदार हैं। अगर हम उसको अपने बराबरी में नहीं ला सके तो फिर हमारा पढ़ना लिखना बेकार है, कोई अर्थ नहीं है कि अगर इसी अभाव में इतने वर्षों के बाद भी अगर कोई लोग अपना जीवन काटते हैं तो ये कोई सुखद नहीं है। मैं सोचता हूँ आज के लिए मैं उन सारे शिक्षकों को आपकी तरफ से, संपूर्ण देश की तरफ से, कई बार लोग सोचते हैं प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में बहुत अधिक फीस लगती है, बहुत लगती है, सब बच्चे नहीं जा सकते। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कम से कम 1% भी रखो, जो टैलेंट बच्चा आपके पास अप्लाई करता है, आपकी टोटल संख्या में से 1% उन बच्चों को भी अपने यहाँ रख करके उनको ग्रो करने का कोशिश करो, ताकि वास्तव में देश को लगे कि देश में ये जो खाई है, इस खाई को हम पाट सकते हैं, अपने छोटे से प्रयत्न से काट सकते हैं। इसके बारे में भी आपका एसोसिएशन विचार करे, जैसी जैसी आपकी क्षमता हो, जिस प्रकार के आपके रिसोर्सेज हो, जिस प्रकार के आप संभव हो सकता है उसको करने का प्रयास करो, ताकि वो गरीब का बच्चा भी जब आपके इस वातावरण में रहेगा तो उसे लगेगा यार कि मेरे को भी एक अच्छा बालक बनने का एक अवसर इस संस्था ने मुझे दिया है। मैं सोचता हूँ वो जिंदगी भर तक आपको याद रखेगा। और बालक जो है ना, वो विद्यालय की और इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी दौलत है। वही आपका प्रचार और प्रसार करता है, वही आपके बारे में जो भावनाएं प्रकट करता है ना, वो जो इस वातावरण में घूमती है ना, वो और कोई नहीं घुमा सकता, आपका पढ़ा हुआ विद्यार्थी घुमाता है। तो मैं सोचता हूँ कि हर संस्था के लिए आज विद्यार्थी का जो महत्व है उसको सबने देखा है, आज भी हम देख रहे हैं और भविष्य में भी देखेंगे। विशेष करके क्योंकि सम्मानित होने वाले की लिस्ट 846 था, 846, सबको यहाँ बुला करके सम्मानित करना संभव शायद नहीं हुआ है। मैं सोचता हूँ कोई तरीका निकाला जाए, 10-10, 15-15 के ग्रुप को जो भी उनको सर्टिफिकेट देना एक साथ दे दें, या मंच पर आए एक साथ 20 लोगों का फोटो खींचा आगे हो जाए, तो कम समय में भी हर एक को मंच पे आने का भी मौका मिले, और एक फोटोग्राफ उसकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो उसे कैसे मिले, इसके बारे में एसोसिएशन को भविष्य में विचार करना चाहिए। एक बार आप सबका जिनका सम्मान हुआ, जिनको विद्यालय सम्मानित हुआ, प्रिंसिपल है, और विशेष करके जो खेल में जिन्होंने प्रतिभाओं को निखारने का कोशिश करा, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Now may I request the President sir to present the emblem of the teaching profession to Honorable Governor of Punjab. Sir, may I bring this under your kind knowledge that this is the first ever emblem of the world for the teaching profession, and it has been launched by the Federation of Private Schools and Associations of Punjab, FAP. Let us give a thundering loud round of applause for this. I would like to extend my gratitude to Honorable Governor sir for coming on this event.
Now let us all stand for a group photograph. All the audience will stand up, and Honorable Chief Guest of today's event, Governor Sir, will come like down the stairs, and there we are